अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री द एटमॉस्फेयर का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे पोल्यूटेंट एंड इट्स टाइप्स, सोर्सेज ऑफ द एयर पोल्यूटेंट का, स्पेशली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग एंड इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्टली पोल्यूटेंट एंड इट्स टाइप्स के बारे में। पोल्यूटेंट क्या है? पोल्यूशन काजिंग मटीरियल। पोल्यूशन काजिंग मटीरियल ये ऐसा एक वेस्ट मटीरियल है जो कि पोल्यूट करता है एयर को, वाटर को और सॉइल को। हम इस लेक्चर में जस्ट एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर यानी कि इन्वेलप ऑफ गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम जस्ट एयर पोल्यूटेंट की बात करेंगे। और इस पोल्यूटेंट की सेवरिटी यानी कि वो कितनी शिद्दत से पोल्यूशन का काज कर रहा है, 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उसकी केमिकल नेचर पे, कंसंट्रेशन पे और उसकी परसिस्टेंस पर, कि वो कितने लंबे अरसे से वहाँ पे मौजूद है और उसका कितनी लाइफ स्पैन टाइम है उसका, कि उसकी लाइफ कितनी है उस मॉलिक्यूल की। पोल्यूटेंट्स आर दो सब्सटेंस विच काज द पोल्यूशन। पोल्यूटेंट हम उसे कहते हैं जो कि पोल्यूशन का काज बनते हैं, और कंटेमिनेंट्स हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो कि किसी भी चीज़ को इम्प्योर करते हैं। जैसे कि अगर हमने दूध में पानी को मिला दिया है तो हम पानी भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं। इससे सिर्फ ये हुआ है कि दूध जो मिल्क हम ले रहे हैं वो इम्प्योर हो गया है, लेकिन वो पोल्यूटेंट नहीं हुआ है। तो ये कंटेमिनेशन है, कंटेमिनेंट्स के तौर पे वर्क करता है। इसके बाद है हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एयर आर कॉल्ड द एयर पोल्यूटेंट। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द पोल्यूटेंट के बारे में। पोल्यूटेंट की टाइप्स 2 होती हैं। फर्स्टली एयर प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट आर द वेस्ट आर द एग्जॉस्ट प्रोडक्ट ड्राइवन आउट बिकॉज ऑफ द कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स एंड द ऑर्गेनिक मटीरियल्स। यानी कि किसी भी किस्म के फ्यूल को, मिट्टी का तेल हो, पेट्रोल हो, फ्यूल हो, व्हीकल चल रही है, ट्रक चल रहा है, कोई भी जिसमें हम वैसे भी कोई हमने डायरेक्टली फ्यूल्स की वजह से कोई आग लगाई है, उस फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने के नतीजे में डायरेक्टली जो पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होकर एयर में एंटर हो रहे हैं, हम उसे कहेंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट। और ये मुख्तलिफ तरह के होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया एंड द कंपाउंड्स ऑफ द फ्लोरीन। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बारे में। सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो हैं जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिएक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस हो रहे हैं। यानी कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे थे प्राइमरी पोल्यूटेंट में। अगर ये वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं तो ये एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द प्राइमरी पोल्यूटेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं। यानी कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट are produced by the various sections of the primary pollutant. Sulfuric acid, carbonic acid is produced as a result of the reaction of the carbon dioxide and the water. Nitric acid is produced as a result of the oxides of the nitrogen and the water. Hydrofluoric acid, ozone molecule, peroxyacetyl nitrate. Peroxyacetyl nitrate एक आई पोल्यूटेंट है, आई इरिटेंट है। Sources of an air pollutant, oxides of the carbon and the carbon dioxide. These gases are emitted due to the volcanic eruption. आतिशफशा पहाड़ के सिलसिले में जो लावा बाहर निकलता है, उसके नतीजे में जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है। और डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर नेचुरली। हम लास्ट लेक्चर में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, जब वो टोटली तौर पे डिकम्पोज होती है, उसकी मुकम्मल तौर पे बर्निंग होती है, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद मेजर सोर्स ऑफ द फॉर द एमिशन ऑफ दीज गैसेज द कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स डेड एनिमल्स और द प्लांट्स जब मिलियंस ऑफ द ईयर्स के लिए ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, तो वहाँ पे वेरियस केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में वहाँ से हमें पेट्रोलियम गैसेस मिलती हैं, और वो पेट्रोलियम गैसेस को हम यूज़ करते हैं एज ए सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर द रनिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड द डिफरेंट व्हीकल्स। फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाए, बर्निंग ऑफ द वुड आल्सो emit the CO2 and the carbon monoxide, especially when the supply of the oxygen is limited, emission of the CO dominates। यानी कि जब ऑक्सीजन लिमिटेड होगी तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और जब ऑक्सीजन एक्सेस यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी और डिकम्पोजिशन जो बर्निंग का अमल है वो कम्प्लीटली होगा, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। इसके बाद हम इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है।
हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस लेने के नतीजे में ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं तो वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स इनटेक कर लेते हैं और इनटेक करते हैं तो क्या करते हैं, हमारे लिए ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। यानी कि हम प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ द रेस्पिरेशन, और प्लांट्स उसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके हमारे लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। हम उसी ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। अब जो नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ CO2 है वो जस्ट 0.03% है, और ये इनफ है किसके लिए, हीट को मेंटेन करने के लिए। हमने पीछे रीड किया कि ये एब्जॉर्ब करती है इंफ्रारेड रेडिएशंस को, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर वार्म होता है। अब अगर ये नॉर्मल कंसनट्रेशन में रहेगी तो नॉर्मल रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करेगी, अगर ये ज़्यादा हो जाएगी तो उतनी ही ज़्यादा रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करेगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ये हमारे लिए पोल्यूटेंट नहीं कहलाती, CO2 को हम पोल्यूटेंट नहीं कहते, ये हमारे लिए नेसेसरी है। किसके लिए, टेम्परेचर को वार्म रखने के लिए, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अर्थ की कौन सी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ द टेम्परेचर। बाकी प्लैनेट्स का हम कहते हैं टेम्परेचर यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहुत कम है, तो इसलिए अर्थ का वो जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है वो CO2 की प्रॉपर्टी की वजह से रहता है। अर्थ एवरेज टेम्परेचर वुड बी -20 डिग्री सेंटीग्रेड के रैदर देन प्रेजेंटली एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से CO2 की कंसनट्रेशन इतनी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से कि अब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, जबकि इसका पहला जो होना चाहिए था इसकी नॉर्मल कंसनट्रेशन के बुनियाद पर वो -20 है। और इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो हमारे लिए, हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के नतीजे में हम जो हमारे फूड डाइजेशन होती है और फिर सांस लेते हैं हम और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है और वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले रहा है, प्लांट्स ले रहे हैं। प्लांट्स ले रहे हैं और फिर ये एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है। CO2 जितनी जल्दी प्रोड्यूस होती है उतनी जल्दी यूज़ भी हो जाती है। इसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब इसके लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के को पहले डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस क्या है। ग्रीन हाउस एक ग्लास वॉल की तरह है, जिसमें क्या होता है कि रेडिएशंस अंदर तो जाती हैं लेकिन वो बाहर नहीं आती हैं, उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बाहर निकलने से रोका जाता है। अब CO2 जो एटमॉस्फेयर में है वो यही काम करती है कि इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है लेकिन बाहर नहीं निकलने देती। इसलिए जो CO2 एटमॉस्फेयर में है एक्ट लाइक अ ग्लास वॉल ऑफ द ग्रीन हाउस। इट अलाउज द UV रेडिएशन टू पास थ्रू इट बट डज नॉट अलाउ द इंफ्रारेड रेडिएशन टू पास थ्रू इट। इट ट्रैप्स सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटेड बाय द अर्थ, और CO2 layer absorbs the infrared radiation emitted by the earth's surface that prevent the heat energy escaping from the atmosphere। यानी कि इसके एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। और रात के टाइम जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कूल डाउन नहीं होता, वो किस वजह से नहीं होता कि CO2 ने इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया होता है और उस रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन की वजह से टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। एज द कंसनट्रेशन ऑफ द CO2 इन द एयर इंक्रीजेज द लेस एनर्जी लॉस हीट एनर्जी इज लॉस्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी कि CO2 की कंसनट्रेशन के ज़्यादा होने की वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन ज़्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से हम इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल का मतलब है ग्लोब से, यानी कि अर्थ के जो स्फीयर है अगर हम उसको ड्रा करें, जो ग्लोब बनता है हम उसको नक्शे पर ड्रा करने के लिए जो एक उसका मैप क्रिएट करते हैं उसको ग्लोब कहते हैं। यहाँ पे ग्लोब से मुराद पूरी यूनिवर्स अर्थ है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है हीट अप, यानी कि पूरी दुनिया की हीटिंग अप किस वजह से हो रही है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ द CO2 की वजह से। और ग्रेटर अमाउंट ऑफ द CO2 क्यों हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, कि हम ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने के नतीजे में CO2 उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और CO2 जितनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है वो मोर ट्रैप करती है इंफ्रारेड रेडिएशंस को, जिसके नतीजे में हीटिंग ज़्यादा हो जाती है। अब उसके ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये पहले CO2 थिन थी, अब यहाँ पे CO2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती जा रही है। CO2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है।
टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जो आइस है आइस कैप्स के ऊपर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। अब वो लिक्विड की फॉर्म में नीचे आती है, जिसकी वजह से समुंदर में वाटर लेवल ज़्यादा हो जाता है। वाटर लेवल ज़्यादा होने की वजह से फ्लडिंग सैलाब के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इर्द गिर्द के जो रहायशी इलाके हैं वहाँ पे आबादी को मसला होता है और वहाँ पे वो अनइनहेबिटेबल रह जाते हैं, रहाइश के लायक नहीं रहते। तो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, वाई द बर्निंग इज़ नॉट अलाउड इन द क्लोज प्लेसेस के जो हम जलाने का अमल करते हैं वो क्यों कहा जाता है कि बंद कमरे में नहीं करना, या रात को सोने से पहले अपनी सारी जो कोई आग चल रही है, हीटर चल रहा है सर्दियों में, तो वो बंद करके सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने पीछे रीड किया कि इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन एज ए रिजल्ट ऑफ द बर्निंग कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड, और इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है प्रोड्यूस होती है, तो वो तो एयर पोल्यूटेंट है, कलरलेस है, ओडरलेस है, और जब हम उसको बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए इनहेल करते हैं तो वो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ का बाइस बनती है और अल्टीमेटली डेथ का भी। वो कैसे कि जब कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल कर रहे हैं तो वो हीमोग्लोबिन के साथ जाकर अटैच हो जाती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने की एबिलिटी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं जहाँ तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुँच रही उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, और अल्टीमेटली इंडिविजुअल की डेथ का बाइस बनती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।